नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा था विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया कैसे कहते हैं? क्रिया को सामान्यतः हम किसी काम या कार्य से समझ सकते हैं। किसी भी काम या कार्य को क्रिया कहते हैं। परिभाषा यदि लिखें, किसी भी कार्य या काम का होना या पाया जाना क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है मतलब कोई भी काम या कार्य जो हो रहा है, जिसकी सूचना हमें जिन शब्दों के माध्यम से मिलती है, वे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। गीता नाच रही है। रामू गा रहा है। यहां हमने 3 वाक्य लिखे। वह खेल रही है, गीता नाच रही है और रामू गा रहा है। इनमें वे शब्द जिनके माध्यम से कौन क्या काम कर रहा है, उस काम का हमें पता चल रहा है, वे शब्द ही क्रिया है। वे शब्द ही क्रिया है। वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। जिस शब्द के माध्यम से हमें पता चल रहा है खेल रहा है, तो खेलना क्रिया होगी। गीता क्या कर रही है? नाच रही है। मतलब जिन शब्द के माध्यम से पता चल रहा है कि गीता क्या कर रही है, मतलब नाच रही है। इस नाच शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये क्या कर रही है, तो ये नाच क्रिया हुई। रामू क्या कर रहा है? गा रहा है। तो हमें इस गा शब्द से, गाने शब्द से ही हमें पता चला कि रामू क्या कर रहा है, तो ये गाना, ये गा रहा है, ये क्रिया कहलाता है। क्रिया के भेद जब हम देखते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं हम पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, रूढ़ क्रिया, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, या फिर कह सकते हैं द्विकर्म क्रिया, भाववाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य। बहुत सारे भेद हम पढ़ते हैं। एक एक करके हम इनके विशेष रूप से भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आधार पर भेद। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी क्रिया? पहला जिसे मूल या रूढ़ क्रिया। पहली होती है मूल या रूढ़ क्रिया और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। पहले मूल या रूढ़ क्रिया के बारे में देख लेते हैं। ये क्रिया मुख्यतः शब्द या धातु से ही बनती है। किससे बनती है? शब्द या धातु से बनती है। ये धातु या शब्द से बनती हैं। शब्द से बनती हैं। और वैसे हमने देखा कि ये क्रिया एक विकारी शब्द है, और विकारी शब्द हमेशा काल, वचन, लिंग और पुरुष से प्रभावित होते हैं। उनके प्रभाव से उनमें विकार उत्पन्न होता है। तो ये जब शब्द या धातु से बनती है, तो इस धातु या शब्द के पीछे, धातु के पीछे कुछ शब्दांश जुड़ करके उनमें परिवर्तन लाते हैं या विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे एक धातु है लिख। कौन सी धातु है? लिख। ये लिख धातु यदि लिंग से प्रभावित होती है, किससे? लिंग से प्रभावित होती है, तो हम इसको लिखते हैं लिखता है। यदि पुरुष है, पुल्लिंग है, और यदि स्त्रीलिंग है तो क्या लिखेंगे हम? लिखती है। धातु लिख है, पीछे ता है, ती है लग रहा है। ये लिंग से प्रभावित हो रही है। किससे प्रभावित हो रही है? लिंग से प्रभावित होकर के इसमें कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है। यदि यही वचन से प्रभावित होती है, किससे? वचन से प्रभावित होती, तो ये हो जाता, यदि एक है, मैं अकेला लिख रहा हूं तो लिखता हूं, और यदि हम सब लिख रहे हैं तो क्या हो जाता? लिखते हैं।
यदि एक वचन होता है तो लिखता हूं या लिखती हूं, और बहुवचन होते लिखते हैं, लिखते हैं। यदि यह काल से प्रभावित होती, किससे? काल से। काल से प्रभावित मतलब यदि मैंने पहले लिखा या अभी लिख रहा हूं, लिख रहा हूं या लिखूंगा, लिखूंगा, तो ये इससे प्रभावित होकर के विकार उत्पन्न होता है। इसमें लिखा, लिख रहा हूं या लिखूंगा, लेकिन प्रत्येक में ये लिख रहेगा, ये लिख धातु विद्यमान रहेगी। धातु रूप या मूल या रूढ़ क्रिया जो होती है उसमें धातु रूप विद्यमान रहता है, उसके पीछे कुछ शब्दांश जुड़ करके उनमें विकार उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार और कोई देख सकते हैं धातु, देख, देख धातु, तो देख से क्या हो जाएगा? देखा, देखे, देखूं, देखूंगा, देख लिया, ठीक है ना। तो ये सारे इस प्रकार से, लेकिन देख प्रत्येक में रहेगा। देखूं लिखा जाएगा तो भी देखा तो रहेगा, उसके नीचे ऊ की मात्रा रहेगी, तो इसमें धातु रूप हमेशा विद्यमान रहता है। इसके बाद दूसरी क्रिया है यौगिक क्रिया। कौन सी क्रिया? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनती है। दो या दो से अधिक तत्वों से इसका निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से बनती है, तत्वों से निर्मित, ठीक है ना। ये चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। इसको मैं यहां सारणी के रूप से लिख देता हूं। पहली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में आप पूर्वकालिक और पक्षकालिक दोनों देखेंगे। तीसरी क्रिया है अनुकरणात्मक। जैसे शब्द पढ़े थे आपने, अनुकरणात्मक, जैसे शब्द सारे अनुकरणात्मक क्रिया में आते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। और चौथी है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। चार प्रकार की क्रिया होती है यौगिक क्रिया। वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसमें कर्ता दो होते हैं। क्या होते हैं? कर्ता दो, मतलब काम करने वाले व्यक्ति हैं वो दो होंगे। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी दूसरे की प्रेरणा से कोई काम करेगा, किसी दूसरे की प्रेरणा से कोई काम करता है, ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं कहूं कोई एक वाक्य के रूप में कि राम ने लक्ष्मण को कहकर सीता को बुलाया, या राम ने लक्ष्मण से सीता को बुलवाया, या फिर जगवाया, लिखवाया, कटवाया, पढ़वाया। तो इसमें कर्ता दो होंगे। जैसे गुरुजी ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। गुरुजी ने क्या काम किया? बच्चों को मोटिवेट करने का, आदेशित करने का, पढ़वाने का काम किया, लेकिन पढ़ा किसने? बच्चों ने। तो ये पढ़वाया क्रिया, इसमें कर्ता दो होंगे। इसमें उदाहरण लिख लेता हूं। श्याम ने मोहन से पानी मंगवाया। पानी मंगवाया। मंगवाया किसने मंगवाया? श्याम ने। किससे मंगवाया? मोहन से। तो इसमें कर्ता कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। मतलब मोहन काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, लेकिन किसकी प्रेरणा से कर रहा है? श्याम की प्रेरणा से कर रहा है। तो ये एक इसमें प्रेरणा देने वाला होता है और एक उस प्रेरित करके कर्ता उससे काम करता है। इसमें दो कर्ता होते हैं। जैसे और अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। पाठ पढ़वाया। अब पढ़ने का काम किसने किया? छात्रों ने किया, लेकिन पढ़वाया किसने?
अध्यापक ने, मतलब अध्यापक और छात्र दो इसमें कर्ता होते हैं। तो इसमें कर्ता कितने होते हैं? दो होते हैं। इस प्रकार की क्रिया पढ़वाया, लिखवाया, मंगवाया, कटवाया, जगवाया या फिर जगाया कह सकते हैं। तो इसमें कर्ता हमेशा दो होते हैं। और दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? संयुक्त क्रिया में क्रिया दो होती है। क्या दो होती है? क्रिया दो होती है। यहाँ कर्ता दो थे और यहाँ पर क्या है? क्रिया दो होती है। क्रिया दो होती है, एक पहले आती है और एक बाद में आती है। एक पहले आएगी और एक बाद में आएगी। और पहले आने वाली क्रिया के पीछे कर प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? कर प्रत्यय लगता है। और उसी पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जो बाद में क्रिया आती है उसे पक्षकालिक क्रिया कहते हैं। पक्ष का मतलब वैसे भी बाद में होता है और पहले वाले को पूर्व कहते हैं। तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी और दूसरी वाली पक्षकालिक क्रिया होती है। इसमें वाक्य जैसे दो काम एक साथ होंगे। जैसे मैंने कक्षा में आकर पाठ पढ़ाया। आकर पाठ पढ़ाया, पहले आया, आने का काम किया और दूसरा पढ़ाने का काम किया। वह मैदान में जाकर खेलेगा। वह मैदान में जाकर खेलेगा, मैदान में जाने का काम करेगा और उसके बाद खेलने का काम करेगा। उसी प्रकार वह खेत में जाकर फसल काटेगा। खेत में जाकर फसल काटेगा, खेत में जाने का काम और फसल काटने का काम, दो काम एक साथ करता है, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रिया इसमें आती है। जैसे किसान खेत में जाकर फसल काटेगा। ये तो जाने का काम करेगा और एक काटने का काम करेगा। दो क्रियाएं साथ में आई। पहले वाली क्रिया के पीछे प्रत्यय लगता है कर। कौन सा लगता है? कर लगता है और इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। अलग से यदि पूर्वकालिक क्रिया कोई भेद नहीं है, पूछा भी जाता है पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, कि जब दो क्रिया एक वाक्य में दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है और पहले वाली क्रिया के अंत में कर प्रत्यय लगता है और उसी पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और दूसरी है पक्षकालिक क्रिया। पक्षकालिक क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर के ये बनता है। इसमें दूसरा आप उदाहरण और ले सकते हैं। कोहली मैदान में जाकर क्रिकेट खेलेगा या खेलेगा। पहला जाकर और खेलेगा, तो दो काम एक साथ होंगे, एक तो जाने का काम और खेलने का काम। तो जब दो काम एक साथ होते हैं तो पहले वाले काम के साथ कर प्रत्यय लगता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और दूसरे वाली क्रिया उसके बाद जो आने वाली क्रिया है उसे क्या कहते हैं? पक्षकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये संयुक्त क्रिया थी। समझ में आ गई होगी। एक बार और देख ले। इसमें प्रेरणार्थक में कर्ता दो होते हैं। एक अपने प्रेरणा से दूसरे से काम करवाता है और इसमें कर्ता तो एक ही होता है लेकिन क्रिया दो होती है। दो काम एक साथ करता है। पहले वाले काम या क्रिया के बाद या फिर क्रिया के साथ में कर प्रत्यय लगता है और उसको ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और एक दूसरे उसके बाद जो आने वाली क्रिया है उसे पक्षकालिक क्रिया कहते हैं। ये था संयुक्त क्रिया। अब अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, ये देशज शब्द, जो देशज शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। कोई ध्वनि होती है जो किसी प्रकार का एक ध्वनि एक दूसरे का अनुकरण करती है, अनुकरणात्मक रूप से होती है। जैसे कंप कंपाना, मिमी आना, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी गड़गड़ाना, गिड़गिड़ाना, ठीक है ना। ये प्रकार सभी अपने देशज शब्द में आपने देखे थे, वो सारे किसमें आएंगे? अनुकरणात्मक क्रिया में आते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं गड़गड़ाहट, मिमियाना, कंप कंपाना। इसमें शब्द एक दूसरे
का अनुकरण करेंगे, एक जैसे आपको लगेंगे, प्रतीत होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अनुकरणात्मक कहलाते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। अब अगला नाम धातु क्रिया, चौथी है इसकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया ये शब्दों से मिलकर नहीं बनती है, ये विकारी शब्दों से, इन शब्दों का मतलब मेरा धातु से है कि ये धातु या मूल शब्द से न मिलकर के विकारी शब्दों से बनती है। और विकारी शब्दों में ये बनती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। किससे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। ये धातु रूप से न बन करके किससे बनती है? किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनती हैं। ऐसी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ये कैसे बनती हैं? जैसे संज्ञा, संज्ञा जैसे हाथ, हाथ शब्द है, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, हाथ शब्द था उसे क्या बन गई? हथियाना। बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये तियाना, आना, पीछे आना आना शब्द जिस प्रकार से आ रहे हैं ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। सर्वनाम से, सर्वनाम का मतलब जैसे आप से अपना सर्वनाम है, अपना से धातु बनती है, सॉरी क्रिया बनती है अपनाना। क्या बनती है? अपनाना। अपनाना क्रिया, तो इसके पीछे भी आना आएगा। नाम धातु क्रिया की पहचान सीधी सी है, इनके पीछे आना प्रत्यय लगता है। आना, बतियाना, लतियाना, अपनाना, ठीक है ना, ये सारे। विशेषण, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण से कोई क्रिया बनती है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे यदि कोई संख्या लिखी है 60, तो 60 से सठियाना, 60 से सठियाना कहते हैं ना। जब कोई बुढ़ा हो जाता है और इधर उधर की अनर्गल बातें करता है तो कहते हैं वह सठिया गया है, सठियाना। सठियाना क्रिया विशेषण से बन रही है। इसका मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में आना प्रत्यय आपको प्रतीत होता है, आपको आना की एक ध्वनि सुनाई देती है, वो सारी नाम धातु क्रियाओं में आती है। आपने देखा क्रिया के बारे में, रचना के आधार पर भेद, जिसमें पहला मूल या रूढ़ क्रिया जो धातु या शब्द से बनती है, जो लिंग वचन काल से प्रभावित होती है, तो उनके प्रभावित रूप भी हमने लिखा। दूसरा देखा यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनती है, जिसके चार भेद थे: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में देखा कर्ता दो होते हैं, संयुक्त क्रिया में क्रिया दो होती है। इसमें एक कर्ता अपनी प्रेरणा से दूसरे से काम करवाता है। इसमें क्रिया दो होती है, एक क्रिया पहले प्रयुक्त होती है और उसके साथ में बाद में दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है। पहली क्रिया के अंत में कर प्रत्यय लगता है और जिसके पीछे कर प्रत्यय लगता है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है और उसके बाद आने वाली क्रिया पक्षकालिक क्रिया कहलाती है। और देशज शब्द अनुकरणात्मक क्रिया में, देशज शब्द ऐसी ध्वनि, गड़गड़ाहट, कंपना या फिर मिमियाना वगैरह जो हमने शब्द देखे थे वो देशज शब्द में आती हैं। और नाम धातु क्रिया में देखा, इसमें धातु से न बनकर के क्रियाएं नाम से बनती है, मतलब संज्ञाओं से बनती है, सर्वनाम से बनती है या विशेषण से बनती है। तो इसमें हाथ से हथियाना, अपनार से अपनाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, साठ से सटियाना, इस प्रकार जिसके पीछे आना प्रत्यय लगता है वो सारी किसमें आती है? नाम धातु क्रियाओं में आती है। एक बार इसे उतार लीजिएगा, इसके बाद हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अभी आपने पढ़ा रचना के आधार पर क्रिया, जिसमें मूल या रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया के बारे में, और अब पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में भी आप देख सकते हैं एक होती है द्विकर्मक क्रिया, कह सकते हैं, मतलब एक कर्मक और द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। अब देख लो, जिसमें अ उपसर्ग लगाए, अ का मतलब अभाव होता है,
कर्म का, जिसमें कर्म का भाव हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें स का मतलब साथ का भाव, स उपसर्ग लगाए, जिसमें कर्म का साथ हो, साथ कर्म हो या कर्म साथ में हो, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक में भी एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब जिसमें कर्म दो हो, द्विकर्मक हो, जिसमें दो कर्म हो। तो ये क्रिया किसी ट्रिक के माध्यम से हम पहचानते हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि ये अकर्मक है, सकर्मक है या द्विकर्मक है। तो इसमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। वाक्य में क्रिया से प्रश्न, क्रिया से दो प्रश्न, वाक्य में क्रिया से दो प्रश्न कीजिएगा। प्रश्न कौन कौन से? एक क्या और एक किसको। जब आप दो प्रश्न करेंगे, यदि दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। और प्रश्न करने पर दोनों में से किसी एक का जवाब मिलता है तो वह सकर्मक होगी। और यदि दोनों का जवाब मिल जाए तो वह क्रिया कैसी होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। मतलब यदि दोनों में से किसी का भी जवाब न मिले, जवाब न मिले, जवाब नहीं मिले किसी का, तो वो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यदि किसी एक प्रश्न का जवाब मिले, एक प्रश्न का जवाब मिले, तो वह होगी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यदि दोनों प्रश्नों का जवाब मिले, दोनों प्रश्नों का जवाब या उत्तर मिले, तो वह कौन सी होगी? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी होगी? द्विकर्मक क्रिया। यदि एक का भी जवाब नहीं मिले तो अकर्मक, किसी एक का जवाब मिले तो सकर्मक, और यदि दोनों प्रश्नों का जवाब मिले तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कैसे? कोई उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे जैसे कोई एक मैं प्रश्न लिखता हूं, राम लिखता है, राम लिखता है, लिखता है क्रिया है। अब प्रश्न पूछो इस वाक्य से, राम क्या लिखता है? क्या लिखता है? पता चल रहा है इसमें क्या लिखता है? कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, पत्र लिखता है, कविता लिखता है, क्या लिखता है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यदि जवाब नहीं मिल रहा है तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? इसको अकर्मक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। समझ में आ गई होगी बात आपको। प्रश्न करें, यदि प्रश्न का जवाब नहीं मिले आपको तो कैसी होगी? अकर्मक। यदि मैं यहां लिखूं राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, लिखता है क्रिया आ गई इसमें। अब प्रश्न करो, राम क्या लिखता है? क्या लिखता है? जवाब मिल रहा है आपको? पत्र लिखता है। और दूसरा प्रश्न भी करके देख सकते हैं, राम किसको लिखता है? किसको लिखता का कोई जवाब नहीं है। यहाँ सीता को लिख रहा है, भरत को लिख रहा है, लक्ष्मण को लिख रहा है, हनुमान को लिख रहा है, किसको लिख रहा है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर एक प्रश्न का जवाब मिला, और जब एक का जवाब मिले तो क्रिया सकर्मक तो है लेकिन एक कर्मक है, इसमें एक कर्म है, सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार राम श्याम को पत्र लिखता है, अब प्रश्न करके देखिए, लिखता है क्रिया आ गई। अब प्रश्न करिए, राम क्या लिखता है? पहले का जवाब मिला पत्र लिखता है। राम किसको पत्र लिखता है या किसको लिखता है? श्याम को।
तो ये दो कर्म आ गए इसमें, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, द्विकर्मक कहलाएगा, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। बहुत आसान सी ट्रिक है पहचानने की कि प्रश्न करिए, जब प्रश्न का जवाब, दो प्रश्न करने हैं, दोनों प्रश्नों में से किसी का जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया है, किसी एक का जवाब मिले तो सकर्मक है, चाहे इसका पहले मिलो या इसका मिलो। राम श्याम को लिखता है, राम श्याम को लिखता है, तो भी एक का प्रश्न जवाब मिल गया तो भी वह सकर्मक होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें जब हम वाच्य के आधार पर पढ़ेंगे, कृत वाच्य और क्रम वाच्य, तो उसमें कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको वहां समझा दूंगा। बाकी सामान्यतः ये ट्रिक आप प्रयोग कर लीजिएगा, आप आसानी से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचान पाएंगे। अब दूसरी है स्वतंत्र क्रिया के आधार पर। स्वतंत्र क्रिया, स्वतंत्र क्रिया का मतलब होता है जब क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं होती है, सामान्यतः सीधी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो उसको कैसे पहचानते हैं। तो उसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, या तो कुछ न कुछ का भाव होगा, या किसी न किसी को, ये भाव छिपा रहता है उसमें। यदि ये भाव छिपा हुआ है, कुछ न कुछ का, किसी न किसी को, ऐसा भाव अंदर है, तो वह सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दोनों हम देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया स्वतंत्र क्रियाओं में कौन कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है। जैसे अकर्मक क्रियाओं में मैं लिखूं रोना, सोना, हंसना, चलना, उड़ना, ये क्रिया है। और सकर्मक में खाना, पीना, गाना, ठीक है ना, या लिखना, देखना, ये क्रिया है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे मैं यहां लिखूं खाना, खाना तो कुछ न कुछ तो कर्म होगा उसमें, किसी न किसी को कर्म तो होगा ही, कुछ न कुछ मतलब बच्चा रोटी खाएगा, प्याज खाएगा, टमाटर खाएगा, सेब खाएगा, अंगूर खाएगा, आम खाएगा, कुछ न कुछ तो वो खाएगा ही, किसी न किसी को तो खाएगा ही, ये भाव इसमें रहेगा। पीना, पानी पिएगा, शरबत पिएगा, जूस पिएगा, कुछ न कुछ तो वो पिएगा ही, खून ही पिएगा, ठीक है ना। गाना, कुछ न कुछ गाएगा, गीत गाएगा, कविता गाएगा, कुछ जो भी, कुछ न कुछ का भाव, किसी न किसी को का भाव जिसमें रहता है। लिखना, कुछ न कुछ तो लिखेगा ही, पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, कुछ न कुछ बात तो लिखी ही जाएगी। जब ये कुछ न कुछ का भाव रहता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जब स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त होती है तो हम पहचान लेते हैं प्रश्न करके क्रियाओं से, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त नहीं होती, स्वतंत्र क्रिया आ जाए, आपसे पूछा जाए ये कर्मक है या सकर्मक, तो उसमें जब हम उसको देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो इसके कर्म के साथ में प्रयुक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसमें कौन सा कर्म हो सकता है, कुछ कुछ भाव रहता है कि नहीं रहता है, ये चीज हम देखते हैं इसके आधार पर। और दूसरी चीज अकर्मक में रोना, क्या रोएगा, रोना सिर्फ रोना ही है, ठीक है ना। हाँ, सोना, नींद लेगा, सोएगा, तो सोना सिर्फ सोना ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं होगा। हंसना, हंसना ऐसा तो नहीं है कि मैं कहानी हंसूंगा, चुटकुला हंसूंगा, या फिर किसी भी प्रकार के और कोई चीजें हंसूंगा, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ हंसना एक क्रिया है, सामान्य क्रिया है। चलना, मैं चलना मतलब चलना ही है, सिर्फ किसी और प्रकार का भाव उसमें नहीं होता है। उड़ना स्वतंत्र क्रिया है। स्वतंत्र क्रियाओं में आसानी से हम पहचान लेते हैं, किसी में कुछ न कुछ का भाव या किसी न किसी को का भाव होता है तो वह सकर्मक होती है, और ये भाव जिसमें नहीं होता, अभाव होता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये था कर्म के आधार पर क्रिया। और इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं वाच्य के आधार पर क्रिया, जिसमें देखेंगे क्रम वाच्य, कृत वाच्य और भाववाच्य। उतार लीजिएगा इसको एक बार।
अभी आपने क्रिया देखा रचना के आधार पर और क्रम के आधार पर। अब तीसरा इसमें देखते हैं वाच्य के आधार पर। वाच्य के आधार पर क्रिया। वाच्य के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार की होती है क्रिया। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और पावाच्य। तीनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली कृतवाच्य, कृतवाच्य क्रिया। कृतवाच्य, इसमें क्रिया है वो कर्ता पर निर्भर होती है। किस पर होती है? क्रिया कर्ता पर निर्भर। किस पर? कर्ता पर निर्भर। कर्ता कौन होता है? जो उस काम को करता है, करने वाला होता, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब कर्ता पर निर्भर कैसे होती है? जैसे राम कहानी लिखता है, या फिर यहां मैं लिखूं मोहन पुस्तक पढ़ता है। 2 वाक्य लिखे मैंने, आप देख सकते हैं। तो इसमें राम कहानी लिखता है, पूरा वाक्य इस राम पर निर्भर है। राम के बारे में ये बात बताई जा रही है कि राम कहानी को लिख रहा है, लिखने वाला है। अब इसमें राम उपन्यास भी लिख सकता है, कविता भी लिख सकता है, कुछ भी लिखता है। पूरी वाक्य में इस क्रिया का फल है वो इस कर्ता पर पड़ता है जब, तो वह कृतवाच्य होता है। क्या होता है? कृतवाच्य होता है। इसमें सीधी पहचान आप ये लिख सकते हैं, इसमें कर्ता सबसे पहले होता है, कर्ता सबसे प्रारंभ में होता है, प्रथम पद कर्ता होता है, प्रथम पद कर्ता होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें पहला पद होगा वो कर्ता होगा, काम करने वाला होगा, तो वह कृतवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतवाच्य। दूसरा क्रमवाच्य। क्रमवाच्य क्रिया। क्रमवाच्य में क्या होता है? जो क्रिया का फल है वो क्रम पर पड़ता है, या क्रिया है वो क्रम पर निर्भर होती है। क्रिया किस पर निर्भर होती है? क्रम पर। क्रिया क्रम पर आश्रित या क्रम पर निर्भर। क्रम पर निर्भर कैसे? इसमें क्रम हमेशा वाक्य में पहले प्रयुक्त होता है, क्रम हमेशा वाक्य में पहले आता है। जैसे कहानी रोशन द्वारा लिखी गई, या उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। आप देखेंगे इसमें कर्म पहले होता है, कर्ता बाद में, कर्म पहले। जिस कर्म के बारे में बताया जाएगा कि क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, काम पहले आएगा, कर्म पहले आएगा, इसीलिए इसे क्रमवाच्य कहते हैं। यहाँ पर कहानी, इसमें पहचान सीधी यही है कि कर्म पहले आता है और एक के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इस कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलना, जब हम वाच्य पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, उस वक्त ये करेंगे कि आपको एक वाक्य दे दिया जाता है कि राम कहानी लिखता है, इसको आप क्रमवाच्य में बदलिए या इसे भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो ये पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा परिवर्तन भी एक बार थोड़ा बता दूंगा, बहुत आसानी है, इजी है। अब तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया। भाववाच्य क्रिया में क्या होता है? नहीं और सकना का प्रयोग होता है। किसका? नहीं और शकना का भाव। सकना का भाव, नहीं सकना का भाव जिसमें होता है वह भाववाच्य होता है। बहुत आसान सी पहचान है। जैसे मैं
फुटबॉल नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता। या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। तो इसमें आप देख रहे हैं नहीं और सकना का जो भाव आ रहा है, तो ये ऐसा भाव जहां दिखे वह भाववाच्य क्रिया कहलाती है। समझ में आई ना बात आपको? वाच्य के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, कृतवाच्य क्रिया, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ये वैसे वाक्य में भी पढ़ते हैं हम, लेकिन क्रिया में भी इसको भेद के रूप में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक परिवर्तन थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे यदि आपको कहा जाए राम कहानी लिखता है, इसको क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। इसको किस में बदलना है? क्रमवाच्य में बदलना है। तो क्या लिखता है? कहानी लिखता है, तो कहानी को हम क्रम को हम पहले ले आते हैं, तो क्या लिख दिया? कहानी। और राम के द्वारा लिखी जा रही है कहानी, राम द्वारा लिखी गई या लिखी जाती है, लिखी गई। यह कहानी राम लिख रहा है, कहानी राम द्वारा लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, जा रही है लिख दें, ठीक रहेगा थोड़ा, लिखी जा रही है। यदि इसको मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी जा रही है, मोहन के द्वारा पढ़ी जा रही है। और इसी वाक्य को यदि किसमें बदलना था? भाववाच्य में बदलना था कि कहानी, तो इसमें राम कहानी नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, तो ये किसमें बदल जाएगा? भाववाच्य में बदल जाता है। तो ये परिवर्तन भी आपने देखा। हाँ, तो अभी हमने अभी की क्लास तक विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में देखा। अब आगे हम अविकारी शब्दों में शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रिया विशेषण के बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।